तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड आप जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, सीएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीपी हुआ या अदर किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। अब यहाँ पर त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ये काउंटिंग फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, खासकर जो त्रिभुज और वर्ग निकालने वाले, उसमें तो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं तो नहीं काउंट कर पाएंगे, और काउंट कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। तो इस जो आपके सामने आकृति दिख रही है, इसमें हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो ट्रिक लगेगी। दो ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वायरल ही ट्रिक है, बहुत ज़्यादा, मतलब बस ये क्या किया, इसको थोड़ा जटिल बना दिया फिगर को, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। ऐसा अगर फिगर दिखे तो आप सभी जानते हैं, इसमें नंबरिंग कर देना है 1 2 और फिर इन नंबरों को जोड़ देना है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या 3 हो गई। अब अगर आप वर्ग के रूप में, आयत के रूप में या चतुर्भुज के रूप में अगर कोई दे दे फिगर और उनके विकर्णों को ऐसे आपस में मिला है और इसके मिलने से अगर त्रिभुज का निर्माण हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। जो 4 मैक्सिमम नंबर है उसको उठा करके उसका 2 कर देंगे और इसमें त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी 8। बस इसी पे देखिए कैसे हम लोग त्रिभुज की संख्या इस फिगर में निकाल लेते हैं। अब चलिए इस फिगर में चलते हैं। देखिए ये आपका फिगर कहेंगे कि यही आपका चतुर्भुज में विकर्णों वाला है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो 8 है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर अगर देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो आपका त्रिभुज वाली आकृति है, यानी 3 वाली। हम नीचे देखेंगे तो भी आप कहेंगे कि ये तो 3 वाली है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगर बगल में देखते हैं, यहाँ पर ये बगल में, तो कहेंगे कि यहाँ पर तो बस एक ही त्रिभुज है समकोण वाला। अब यहाँ पर भी एक त्रिभुज है समकोण वाला। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका त्रिभुज जो बन रहा है, यही 3 त्रिभुज वाला है। कौन सा वाला है? 3 वाला। ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज ये बन रहा है, अगर इसमें भी देखें तो वही सेम 3 वाला ही है। अब इस साइड भी अगर आप आते हैं तो भी आपको 3 ही वाला मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए और थोड़ा सा इसमें क्लियर करते हैं। अब इस त्रिभुज में जो लेफ्ट साइड में जो आकृति है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें, कलर मैं चेंज कर दिया हूँ। देखिए ये आपका एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण करेगा। एक त्रिभुज ये है, ऐसे ही अपोजिट साइड में भी एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज ये। थोड़ा सा काउंट कीजिए, और तो मुझको कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। काउंट कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। 3 3 6 3 9 3 12 12 13 14 15 16 16 और दोस्तों 24 और 3 27 27 आपका आंसर हो जाएगा। अब कहीं आप मुझको दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब रहेगा तब नहीं दिखेगा, हमने तो टोटल काउंट कर रखा है। क्लियर हो गई बात? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है, वो भी पार्श्व दर्पण यानी ऊर्ध्वाधर अगर दर्पण रखा जाए, लंबोत दर्पण रखा हो, पार्श्व मतलब ऊर्ध्वाधर लंबोत दर्पण रखा रहे, तो उसकी छवि कैसी होगी। जैसे कह रहा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा रीच की पार्श्व दर्पण छवि है, तो मतलब ऐसे अगर दर्पण हो। ठीक है, अगर 36 कहेगा तो ऐसे रखा होगा। ठीक, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना, दोनों कंडीशन में फिगर अलग अलग बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो रूल कहता है, अगर ऐसे रखा है तो लंबवत, तो रूल ये कहता है कि अगर आर है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, ऐसे घूमेगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पूरा घूम जाएगा फिगर। लेकिन अगर ये तो मान लीजिए एक अक्षर की बात हो रही है, अगर शब्द के रूप में हो, जैसे मैं कहूँगी पी ओ आर हो, तब आप कहेंगे कि पी ऐसे घूमेगा, वो घूमेगा तो ऐसा ही रहेगा, आर ऐसे घूम जाएगा। मैं कहूँगा कि ये गलत है, तो आप कहेंगे आप ही बता रहे हैं यही रूल और आप ही इसको गलत साबित कर रहे हैं। कैसे? अक्षर के लिए ये कंडीशन लागू होती है। अगर शब्द के रूप में ऐसे रहे तो पूरा पहले शब्द घूमेगा, यानी कि आर ओ पी होगा, फिर ये अपनी जगह पर आर घूमेगा, फिर ओ घूमेगा, फिर पी घूमेगा। ये आपका सही होगा, ना कि ये। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यही छोटा सा रूल था, बहुत नहीं। और यही रूल आपका आकृति है, संख्या है, अक्षर है, सबके काम करता है। एक रूल से यानी एक तीर से आप सभी निशाने कर सकते, 2 नहीं 3 नहीं, बल्कि जितने भी आएंगे सब निपटा लेंगे। अब यहाँ पर रीच का कह रहा है, तो रीच का क्या होगा, पहले एच ऐसे होगा, सी ऐसे होगा, ए ऐसे होगा, ई ऐसे होगा, आर ऐसे हो जाएगा। अब ये सभी अपनी अपनी जगह पे घूम जाएंगे, तो अपनी अपनी जगह पर घूमेंगे तो कैसे दिखाएंगे, हम ऑप्शन में से चूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए रीच बिल्कुल सीधा दे दिया, गलत है। यहाँ पर एच घूमेगा तो एच ठीक है, ऐसा ही बनेगा। सी घूमेगा तो ठीक है, ऐसा होगा। ए घूमेगा तो ठीक है, ई भी आर भी, यानी ऑप्शन ये बी वाला सही है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ, सी में दिया हुआ, तो बी परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, यदि 3 बाई 3 बाई 3 की माप वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है, जैसे एक घन है, घन का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, वो घन होता है। बराबर नहीं तो वो घनाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये घन है ऐसे, ठीक है। अब ये घन 3 बाई 3 के शेप में है, 3 चौड़ाई 3 लंबाई 3 ऊंचाई, इस तरीके से क्या है आपका 3 3 की शेप में है।
तो जब भी ऐसे घन को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, क्या कह रहा है आगे पढ़िए कि पहले इसको पेंट कर रहा है, पहले इसको क्या कर रहा है, इस तरीके से ये सारी फलकों को पेंट कर दे रहा है, ये सारे फलकों को पेंट करने के बाद कह रहा है और फिर इसे 1 बाई 1 माप वाले 27 छोटे घनों में काटा जाता है। अब इसको काट रहा है छोटे छोटे घन में, जैसे यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐसे 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 कट करके कट लगा रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ऐसे ऐसे कट लगा रहा है, ठीक, इसमें से 27 घन को काट रहा है। अब 27 घन को काटा है छोटे छोटे घनों में, तो कह रहे इस प्रकार बने ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके केवल 2 फलकों पर पेंट होगा। अब चूंकि ऊपरी परत पर पेंट न कर रहा है, अंदर तो घुस के पेंट कर नहीं रहा, अब उसको काट करके जब निकालेंगे तो अंदर का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो पेंट होगा, कुछ ऐसा हिस्सा होगा जिसपे एक ही फलक, यानी सिर्फ बीच, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला उसको काट के निकालेंगे तो सिर्फ ऊपर वाली एक फलक पे पेंट होगा, सिर्फ एक फलक पे, अंदर बाकी किसी फलक पे नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 फलक पे पेंट होगा, यहाँ कॉर्नर वाले पे निकालते हैं तो यहाँ पे 3 फलक पे पेंट होगा। ऐसे ही पूछ रहा है कि केवल 2 फलकों पे पेंट हो, तो इसमें आपको बहुत काउंट ये नहीं करना है, एक सिंपल सा सूत्र होता है, बस उसी में उस सूत्र का फायदा आपको उठाना है और उसी में रख देता है 12n-2। अब n क्या है, n जो बड़ा घन है उसकी भुजाओं की माप है, क्या है 3/3 है ना, तो हम क्या करेंगे 12 में 3 n की जगह 3 रख देंगे और 2। कब ऐसा होगा, जब 1/1 के शेप में काटेंगे तब ये सूत्र काम करेगा, ठीक है, इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे तो बचेगा क्या आपका, आप कहेंगे कि इस कंडीशन में हमारा बचेगा 1 और 12 का 1 में गुणा करेंगे 12 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिए गए समीकरण में टेलीफोन और मोबाइल, समझ लीजिए टेलीफोन और मोबाइल, इसको समझिए, ये काल का चिन्ह है, काल भी समझ सकते हैं। टेलीफोन और काल के कार्य अपरिवर्तित रहते हैं, तीसरे समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ए टेलीफोन बी ए स्क्वायर भागे बी, ए काल बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो कह रहे हैं इसका मान बताइए। इसमें हमें देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा सॉल्व करना है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया। देखिए पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे कोष्टक वाले को, 4 टेलीफोन 2 को, अब इसमें 4 को हम ए मान लेंगे और 2 को बी मान लेंगे। अब ये वाला पहले वाला फर्स्ट वाला रूल इसमें लगा देंगे। ये क्या कहता है कि 4 टेलीफोन 2 बराबर 4 स्क्वायर बी, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या 4 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे और भाग बनाएंगे, और बी की जगह क्या है 2 है, 2 बना देंगे, ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद काल है, काल वाला चिन्ह है, तो अब इस पूरे को हम क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये काल है, समझ उसकी, ये काल है, उसके बाद 2 है, अब इस 2 को हम बी मानेंगे। अब इसका लगाएंगे काल वाले का, काल दूसरा वाला, देखिए काल वाला सूत्र है, काल वाला सूत्र ये कहता है कि ए काल बी बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो सेम टू सेम हम उतार देंगे, यानी 4 स्क्वायर भागे 2 जो हमने ए माना उसको सेम टू सेम उतार देंगे, और काल की जगह क्या कह रहा है, बी की जगह बी का स्क्वायर कर देना, प्लस बनाना है, यहाँ पे भाग नहीं, यहाँ पे प्लस का यूज़ करना है। देखिए दूसरे सूत्र में बी 2, बस इसको बोर्ड मास रूल से सोल्व कर लीजिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 होगा, 8 देखिए 16 में 2 का भाग देंगे 8 होगा, और यहाँ पर क्या 4 चौको 16 2 8, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं ना हुई है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर 4 चौको 16, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यही मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ना होगा, देखिए आपका दूसरा सूत्र बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका 4 चौको 16 8 होगा, या 2 दूना के 4 यानी 8 4 12 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शब्द व्यवस्थापन मशीन में शब्दों की निम्नलिखित इनपुट लाइन दिए जाने पर मशीन इसे निम्नलिखित नियमों के अनुसार चरणों में व्यवस्थित कर देती है। मतलब मान लीजिए कंप्यूटर है, इनपुट मशीन का मतलब सपोज कीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने इनपुट लाइन डाली कि ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज, ठीक है, आपने इंग्लिश में ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज डाला, तो वो क्या कह रहा है कि 6 स्टेप उसका आउटपुट दे रहा है, 6 स्टेप उसका आउटपुट दे रहा है। पहले आउटपुट में ये दे रहा है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पाँचवें में ये, छठे में ये। तो पूरा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कब पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन नीचे आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से 6 स्टेप में इसने दे दिया आउटपुट। कह रहा है कि यदि इस मशीन का प्रयोग किया जाता तो इनपुट लाइन टू बॉल ऑन द स्मॉल डू के लिए प्राप्त स्टेप 3 क्या होगा। अब हम स्टेप 3 को घेरेंगे, कह रहा है, क्या रहा है, अगर हम ट्रायल टू जे जिम के बजाय इसी इनपुट मशीन में टू बॉल ऑन एट द स्मॉल डू, क्या कह रहा है कि टू बॉल ऑन एट स्मॉल डू, ठीक है।
अगर हम इसका यूज़ करें किसकी जगह, ट्रायल टुडे जिम के बजाय इसका यूज़ करें इनपुट के स्थान, मतलब इनपुट हमने ट्रायल टुडे जिम इन द CS किया था तो 6 आउटपुट यहाँ पर हमें मिला। अगर कह रहा है कि इसकी जगह यानी इसकी जगह इसका यूज़ करें इनपुट के रूप में तो हमें जो थर्ड स्टेप है वो क्या प्राप्त होगा, ये थर्ड वाले पे ध्यान। अब हमें ये देखना है कि जो हमने इनपुट ट्रायल टू रिज्यूम किया था वो थर्ड में किस तरीके से चेंज हुआ है, बस उसका चेंज देख करके उस हिसाब से इसको भी हमें चेंज कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको क्वेश्चन को देख करके कितने बच्चे छोड़ देंगे, और ये पूछा हुआ रेलवे में क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छोड़ देंगे, कहेंगे कि हटाइए क्या चीज़ दे दिया। तो हर क्वेश्चन मैं यूनिक लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप वो क्वेश्चन करें जो बच्चे छोड़ दे, तब जा करके आपकी मेरिट अच्छी आएगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ट्रायल टुडे जिम इन द CS में कितने शब्द हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। टू बॉल ऑन एट स्मॉल डू में 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया क्या, ऑन एट स्मॉल डू 2 2 4 2 6 7 तो है, ऑन एट द यहाँ पे छूट गया है तो यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है, साथ ही है, इसमें भी साथ है इसमें भी साथ है, तो आसान हो गया, अलग अलग रहता तो दिक्कत होती। अब इसमें हम देखेंगे कि जो तीसरा स्टेप बना हुआ है, ये तीसरा स्टेप, इसमें एज पहले लगा दिया है, और इसमें अगर आप ट्रायल टुडे इसमें देखें तो एज एकदम लास्ट में था, तो हमें इसमें भी क्या करना है, ट्रायल टू बॉल ऑन एट द स्मॉल डू में लास्ट वाला सबसे पहले ला देना है, डू को, ठीक, डू को हमने ला दिया। अब उसके बाद फिर तीसरे स्टेप में देखेंगे हम कि यहाँ पर जिम को लाया है, और जिम देखेंगे कि चौथे स्थान पर है, इसमें 1 2 तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर इसमें भी देखेंगे तो ऑन है, तो डू ऑन लगा देंगे यहाँ पर। अब इसी तरीके से चेक करते रहेंगे। फिर इन दे दिया इसमें तीसरे स्टेप में, तो इन देखेंगे चौथे स्थान पर इसमें था, चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान पर यहाँ पर ऐट है तो ऐट रख देंगे। अब इतने पे अगर आपका आंसर मिल रहा है तो मिला लीजिएगा, डू ऑन ऐट, देखिए डू ऑन ऐट सिर्फ ऑप्शन ए में है, कहीं डू ऑन ऐट नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बगैर पूरा ही रखे हुए, बगैर पूरा चेक किए हुए भी आप ऑप्शन से, अगर ऑप्शन की तरफ आपकी नज़र रहेगी तो दोस्तों आप जो है बहुत सारी टाइम में बचा लेंगे। तो इस पर भी ध्यान देना, ऑप्शन पे भी। क्लियर होगी बात, इतने ही से, बाकी आप आगे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है लेब्राडोर का संबंध जैसे कुत्ते से है वैसे ही संबंध वाले हमें ऑप्शन से जोड़े को ढूंढना है। तो लेब्राडोर देखिए कुत्ते की एक नस्ल होती है, लेब्राडोर आप जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो समझ लीजिए कुत्ते की ही एक नस्ल है। तो यहाँ पर देखिए मानव जाति की नस्ल व्यक्ति है, गलत। यहाँ पर देखिए संगीत की नस्ल जायज़ है, देखिए दूसरे वाले की पहली वाली नस्ल है, तो इस तरीके से पढ़ना, जैसे कुत्ते की एक नस्ल है लेब्राडोर, तो वैसे मानव जाति की एक नस्ल है व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। संगीत की एक नस्ल है जैज़, ये मुझको ठीक लग रहा है, आगे भी चेक कर लेते हैं। पेड़ की एक नस्ल पत्ती है, बिल्कुल नहीं। बिल्ली की एक नस्ल चूहा है, बिल्कुल नहीं। ये संगीत की एक नस्ल होती है जैज़, ये जैज़ जो है संगीत या अफ्रीका या किसी अदर कंट्री का ही है, तो इसको थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा किस देश का है, लेकिन संगीत की एक नस्ल जैज़ होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बॉल का संबंध जैसे DMY जैसे है वैसे प्लेट का संबंध यहाँ पर किससे होगा। ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तुरंत आप यहाँ पर लिखिए, जो जिसके संबंध में है उसको उसके नीचे लिख दीजिए, DMYJ उसके नीचे लिख देंगे, और फिर जिसके बदले हमें निकालना है उसको यहाँ पर लिखिए, और लिखने के बाद हमें क्या करना है, नंबरिंग कर देना। अगर आपको याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे B दूसरे पे, O 15 पे, W 23 पे, L 12 पे होता है, ठीक है, D 4 पे, M 13 पे, Y 25 पे, J 10 पे होता है। अब देखिए B से D बन रहा है, आप कहेंगे कि +2 हो रहा है, O से 15 बन रहा है, यानी 15 से क्या हो रहा है, यहाँ पे M 13 है तो यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे W से Y यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पर L 12 था, J 10, यहाँ पे -2। आप देखेंगे +2 -2 +2 -2, ये तो आपका जो है इसी क्रम में इसको भी हमें करना है प्लेट को। तो यहाँ पे P आप कहेंगे कि 16वें स्थान पर होता है, L 12वें पे, A पहले पे, T 20 पे, E 5 पे। तो फटाफट कर लेते हैं, पहले में प्लस से स्टार्ट करना है तो 18 हो जाएगा, 18वें पे R, इसमें माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, 10 पे J, यहाँ पर प्लस से स्टार्ट करना है 3 हो जाएगा, 3 पे C, यहाँ पर माइनस से स्टार्ट करना है 18 पे हो जाएगा R। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन की तरफ भी नज़र होनी चाहिए ताकि आप टाइम बचा सके, इसमें भी RJCR, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है। तो ये तो आप जानते ही हैं, 5वीं संबंध मतलब कि 1 का 10 से जैसे संबंध है, 3 का 18 से जैसे संबंध है, वैसे 9 का यहाँ पर किस होगा। लेकिन यहाँ पे नोट कुछ लिखा हुआ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहे प्रक्रियाएं संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 के विभक्त करने पर या फिर 1 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे इस क्वेश्चन को ही मैं उठा लूँ, कह रहा है कि 1 से जैसे 10 बन रहा है तो हम सोचेंगे कि 1 से हम 10 कैसे बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये जाएगा, चलिए 1 से 10 न बना करके 10 से मैं 1 बना देता हूँ, और आप सोचेंगे कि 1 और 0 को हम जोड़ेंगे इसके अंकों को तो आपका 1 बन जाएगा। तो ऐसी ट्रिक नहीं लगाना है, वरना ये आपका ऑप्शन अगर मिल भी गया तो वो गलत ही रहेगा, वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही एग्जामिनर क्या किया है, नोट में दर्शा दिया कि ये ट्रिक मत लगाइएगा, वरना आपकी टाइम क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऑप्शन आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आ भी गया तो दोस्तों उस कंडीशन में वो ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। 1 से 10 आप कैसे बना सकते हैं, 10 से 1 मत बनाइए। 1 से आप 10 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 1 में 4 का गुणा करूं तो कहेंगे कि 4 करने 4 होगा, और इसमें 6 जोड़ दूं तो 10 बन जाएगा। देखिए पहले टर्म पे जो भी कंडीशन और जो भी ट्रिक जो भी कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, सेकंड पे वही करेंगे। तो आप कहेंगे कि 3 से 18 में बनाना है तो 3 में 4 का गुणा करके 6 जोड़ना पड़ेगा। 18 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारी ये ट्रिक गलत है। चाहते 12 से 18 आ चुका है, यानी बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। यानी 9 को भी उठाएंगे, 9 से अब क्या बनेगा, 9 4 6 यही कर लेंगे, 9 चौको 36 6 42। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि किसी कोड भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 लिखा जाता है, बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो फटाफट इसको कर लेते हैं, सेकेंडों का क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं लगने वाली। 5 6 6 7 1 2 3 4, और यहाँ पर किसको पूछ रहा है, टोस्ट को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जैसे लास्ट है, पहले से शुरू करते हैं, लास्ट है, अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं 12 1 19 20 होगा, और इनकी नंबरिंग के नीचे अगर देखें तो 1 2 3 4 दिया, कोई मतलब ही नहीं। अगर उसका अपोजिट भी सोचते हैं, जैसे एल का उल्टा ओ होता है, वो 15वें स्थान पर होता है, तब भी कोई बात नहीं बन रही है। जब ऐसी बात ना बने तो तुरंत आपको दिमाग को दौड़ाना है कि टोस्ट की तरफ, जिसके बारे में पूछ रहा है कि इसकी कोड भाषा क्या होगी, उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, टोस्ट की तरफ अपना दिमाग दौड़ाना है कि जिसमें जो अल्फ़ाबेट है TSAOAT, क्या इनका यूज़ इन पीछे वाले लास्ट बुक में जो दिया हुआ है उसमें तो नहीं ना है। तो तुरंत आपका दिमाग इधर जाना चाहिए। जब भी नंबरिंग वाला फेल लगे तो तुरंत आपका दिमाग इधर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पहले इधर ही लेके जाइए, उसके बाद जब ये ना मिले तो नंबरिंग वाला लगाए, क्योंकि ये जो होता है सेकेंडों का काम होता है। इसमें आप कहेंगे कि टी भी है, ए भी है, ओ भी है, एस भी है, सब कुछ है, सब कुछ जब है तो वैसे उठाइए। जैसे टी आए पहला तो टी के नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 इसके नीचे लिख दीजिए। फिर ओ है, ओ के नीचे 6 लिखा है, इसके नीचे 6 लिख दीजिए। ए है, के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 इसके नीचे लिख दीजिए। एस है, एस के नीचे 3 लिखा हुआ है, इसके नीचे 3 लिख दीजिए। टी है, टी के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 इसके, बस आपका आंसर हो चुका है। तो पहले दिमाग इधर ही दौड़ाइए, ये जो आंसर लाना है उसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ कहीं पीछे वाले जो दिए हुए हैं कोड उनमें तो नहीं ना है। अगर उनमें है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं है तो फिर आपका नंबर वाला तो बचा हुआ है, उसका खेल खेलिए, नंबर वाले खेल को खेलिए और उससे अपना आंसर लाइए। तो यहाँ पर तो क्या है, 46 23 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए संख्या युग्म में से प्रत्येक से दूसरी संख्या पहली संख्या एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। तो कह रहा है निम्न में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो इस समूह में संबंधित नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे 5 का 30 से संबंध है, कोई एक लॉजिक किसी एक तर्क के साथ संबंध बनाए हुए, वही संबंध 11 1 32 का है, वही संबंध 3 12 का, वही संबंध 14, जो भी एक जैसा संबंध नहीं रख रहे होंगे उसी को हमें चुन लेना है, वही विषम वही असंगत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 5 से 30 बनाने के लिए आप सीधे आपके दिमाग में ये जाएगा, 5 में 6 का गुणा कर दीजिए, 30 बन जाएगा। तो ये ट्रिक अगर लगाते हैं तो 11 में भी हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, जो कि 66 बनेगा। इस ट्रिक से न सॉल्व करके एक और ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, उसको मैं बता देता हूँ। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो आप कहेंगे कि 50 25 होगा, ठीक है, 50 25 होगा, और इसी 5 को ले आकर के इसमें जोड़ दूँ तो 25 6 30 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर 11 का मैं स्क्वायर करूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, तो आप कहेंगे 11 11 में 121 होगा, और फिर इसी 11 को जोड़ दूँ तो 132 आपका मिल जाएगा, जो कि दिया हुआ उसके संबंध में। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, 3 का मैं स्क्वायर करूँ तो आप कहें 9 हो जाएगा, फिर इसी 3 को जोड़ दूँगा आप कहें 12 हो जाएगा, यानी हर हाल में यही आपका विषम हो जाएगा। जब 3 एकदम सही एक जैसा मिलता जुलता है तो यही होना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर आप कहेंगे 196, 196 में 14 जोड़ते हैं तो आप कहेंगे कि 210 होगा, न कि 220 होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपका संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे मिसिंग संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, वहाँ ऊपर जगह कम है। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, मिसिंग संख्या निकालने के लिए कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, इसके पैटर्नों को समझिए, इस किस रूप में आगे बढ़ेंगे। संख्या बहुत तेजी से है तो गुणे स्क्वायर वाले में सोचिए, अगर संख्या तेजी से नहीं बढ़े तो प्लस ही वाले में रहिए। यहाँ पर देखिए 13 से 21 संख्या है, फिर 33 फिर 54, ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है तो गुणे वाली ट्रिक लगाइएगा में मत, यहाँ पे प्लस वाली ट्रिक लगाइए। 13 से 21 बनाने के लिए आप कहेंगे कि प्लस 8 हुआ है, 21 से 33 बनाने के लिए आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 प्लस 12 हुआ है,
ठीक है। 33 से 54 बनाने के लिए आप कहेंगे कि 1 और यहाँ पर आपका 21 + 21 हुआ है। और उसके बाद 91 बनाने के लिए 11 हो गया तो 7 × 4 = 11, यहाँ पर 8 हो गया तो 5 × 3 = 8 37 हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमें पता नहीं, इसमें भी कोई लॉजिक तो दिख नहीं रही है। हम क्या करते हैं फिर एक बार देखते हैं इनमें लॉजिक कि एक 8 और 12 किस क्रम में बढ़े। तो 8 से 12 हुआ, आप कहेंगे कि +4 हुआ। फिर 12 से 21 हुआ तो यहाँ पर कहेंगे 12 × 9 = 21 +9 हुआ। फिर उसके बाद 21 से 37 हुआ तो यहाँ पर कहेंगे कि +16 हुआ। अब यहाँ पर हमें लॉजिक मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में ये मालूम है, स्क्वायर याद है संख्या को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी होना चाहिए क्या चाहिए यहाँ पे +25 होना चाहिए। 25 प्लस करेंगे किसमें 37 में, 37 में अगर 25 प्लस करते हैं तो आप कहेंगे 7 × 5 = 12, 3 × 2 = 5 = 6 62 प्लस होना चाहिए। 62 किसमें 91 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा, 9 × 6 = 15, 153। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों विलुप्त पद से रिलेटेड है। कह रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कौन सा पद आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या, जो ABC के रूप में दे देता है, IJK के रूप में भी दे देता है और भी किसी रूप में दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो मैं कंसेप्ट और जो है लॉजिक और जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वही ट्रिक यहाँ पे लगाइएगा। देखिए एक ट्रिक होती है कि 3 4 5 के रूप में हम उसको कन्वर्ट करें, लेकिन कहीं कहीं बहुत क्वेश्चन आसान दे देता है या कहीं कहीं बहुत टफ दे देता है, तो उस कंडीशन में इस ट्रिक का यूज़ ना करके थोड़ा सा अपने माइंड को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। ऑप्शन की तरफ भी देखेंगे और इसकी तरफ क्वेश्चन की तरफ भी देखेंगे। क्वेश्चन में J और K है, ऑप्शन में भी देखिए सिर्फ K और J का यूज़ किया गया, यानी कि सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट है तो क्वेश्चन आसान है। इसको मैं मुश्किल वाले यानी टफ वाले कैटेगरी में नहीं रखता, इसको ईजी वाले में रखूँगा। तो अब यहाँ पर फिर करेंगे क्या, आपको करना ये है दोस्तों कि यहाँ पर J है तो आपने दिमाग से थोड़ा सा कुछ फील कीजिए। आप कहेंगे अगर मैं यहाँ पर J फिल कर दूँ 3 J हो गया, या मैं K फिल कर दूं तो 2 K हो जाएगा। फिर क्या करेंगे J फिल करेंगे, चलिए डबल J होना चाहिए यहाँ पर, फिर K आ जाएगा, बात नहीं बनेगी। इसमें होता क्या, देखिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस में घूमता है। अगर आपका एक तरीके का पैटर्न बन गया, जैसे J बन गया, फिर K बन गया, फिर J बन गया, फिर के 2 के रूप में है ना, 3 के रूप में रहता है, जैसे ABC बन गया तो फिर ABC ऐसे भी, या फिर जैसे JK ऐसे इस तरीके का प्रोसेस बनना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सही होगा, वरना फिर गलत हो जाएगा। जैसे JJ था तो मैं यहाँ पर के करता, लेकिन फिर आपका JJ आना चाहिए था, नहीं आया। तो जरूरी नहीं कि 2 के ग्रुप में ही आगे बढ़े, हो सकता है कि 3 के ग्रुप में बढ़ना है, तो मैं 3 तो J बना देता हूँ। 3 तो J बनाया तो 3 तो K भी बनना चाहिए, तो 3 तो K मैं बना दूंगा, चलिए ठीक है। फिर क्या करूँगा, फिर 3 तो J बनाना पड़ेगा, 3 तो J बना दिया, एकदम सही हो गया। देखिए ट्रिपल J ट्रिपल K एकदम बन गया कि नहीं, बेस्ट। तो आपने क्या फिल किया, हमने फिल किया J K J। ऑप्शन देखिए कहाँ है आपका, J डबल J, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए जिस पोजीशन पे संख्या गायब रहे ना, आपको सेम उसी पोजीशन पे ही सोचना है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उसी पोजीशन पे सोचें। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप जो है बीच वाली संख्या के बारे में सोचिए कि वो कैसे आई है। हम इसको x मान लेंगे और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 13 और 26 अदर फिगर में बीच में 13 दिया हुआ है, एक में 26 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे, वो तो बाहर वाली की हेल्प से आएगी, 4 2 12 8 की। अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं प्लस माइनस गुणा भाग कुछ लगा करके। तो चूंकि संख्या छोटी है तो माइनस या प्लस वाला ही रूल लगाएंगे, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। या भाग वाला रूल लगा सकते हैं। भाग वाला का रूल लगाते हैं, जैसे यहाँ पे 4 से 8 में भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 2 आएगा, यहाँ पे 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 2 8 होगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे 13 नहीं आएगा। एक काम करते हैं सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 12 6 18 18 8 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 से 13 बनाना बिल्कुल आसान है, यानी कि आपका 13 आ चुका है। यानी सभी को जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर 8 था, दूसरे फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, 8 है 4 है 24 है और आपका 16 है। इतना करके मैं 2 से भाग दे देता हूँ तो आप कहेंगे कि 24 10 34 34 6 40 40 10 50 52 हो जाएगा। 52/2 बराबर आपका 26 हो जाएगा। देखिए 26 है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि एक संख्या 3 है तो उसको हमने x मान लिया। x प्लस 2 प्लस 22 प्लस 14, यानी हमने क्या किया, बाहर वालों को आपस में जोड़ दिया और यही बटा में 2 करके बराबर होना चाहिए बीच वाले के, जो कि इसमें 22 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है और कमेंट कर देना है। सिंपल सा सूत्र हो गया।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें निकालने में x की वैल्यू, कोई दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहाँ पर कह रहा है विलुप्त फिगर क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए ABCD दिया हुआ है, तो इस ABCD को फिर ऑप्शन के रूप में कन्वर्ट किया। ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, फिगर ABCD दिया हुआ है और उसको ऑप्शन में नीचे ABCD के रूप में ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है, इसीलिए मैं कुछ हिंट भी नहीं देना चाहता। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, उतने समझदार हैं, मास्टर हो गए। जो मेरी वीडियो देख रहे हो वो तो कमेंट कर चुके होंगे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। आप जानते हैं दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसी हिसाब से। आप क्वेश्चन को कह रहा है कि रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़ती है और एक स्टेडियम पहुंचती है। क्या करे, रीवा जो है पूर्व की ओर, पूर्व किधर है, आप कहेंगे कि पूरब तो इधर था, तो कह रहे 40 मीटर दौड़ती है। चलिए मैंने 40 मीटर दौड़ा लिया, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा इस फिगर को और इधर बना लिया जाए, वरना हो सकता है कि कहीं आगे पीछे करने में दिक्कत हो। यहाँ पे जैसे पूरब की ओर, पूरब इधर था और वो कितनी दौड़ी है, 40 मीटर दौड़ी है। चलिए ठीक है। कह रहे 40 मीटर दौड़ कर एक स्टेडियम पहुंचती है। कह रहा फिर वो दाएं मुड़ती है। देखिए पूरब दिशा में जब जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे तो हमेशा नीचे आएंगे। तो कह रहा फिर वो दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है। कह रहा है कि वो दाएं मुड़ती है और 20 मीटर। देखिए एक पैमाना सेट कर लीजिए, 40 आपने इतना चला है तो उस हिसाब से 20 या जितना भी आगे कहेगा उस हिसाब से ही हमें चलना है। तो 20 मैं इसके आधे के करीब चलूंगा तो 20 इधर है, तो दाएं और मुड़ करके जब ये 20 मीटर चलिए तो इसकी दिशा किधर होगी, ये नीचे की साइड में, नीचे दक्षिण होता है। इन सारी दिशाओं पे आपको दिमाग लगाना है, तभी आपका आंसर आएगा और सही ढंग से आप दाएं बाएं घूम पाएंगे। आगे कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ती है और 18 मीटर दौड़ करके एक संगीत स्टोर पर पहुंच जाती है। कह रहा है कि अब फिर वो दाएं मुड़ती है। देखिए जब दाएं मुड़ेगी, ये कौन सी स्थिति है, ये दक्षिण है, दक्षिण में उसका दाएं आपका बाएं, आपका बाएं उसका दाएं, यानी वो दाएं मुड़ने के लिए कह रहे गई दक्षिण दिशा में, तो आप बाएं मुड़ेंगे, उल्टा मुड़ेंगे। तो बाएं मुड़ करके वो कह रही है कि 18 कितनी जा रही है, 18 मीटर जा रही है और कह रही है कि एक स्टोर पर पहुँच जा रही है। यहाँ पर मान लीजिए कि स्टोर है, स्टोर पर पहुंच गए। कह रहे पुनः वो दाएं मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है। अब ये दाएं मुड़ रही है। अब ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में दोस्तों अगर हम दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे और कितना जा रही है, 10 जा रही है ना, हाँ 10 जा रही है। तो 10 मीटर यानी इसके 20 के आधे के करीब चलेंगे तो यहाँ तक पहुँच गए। ये आपकी दिशा हो गई उत्तर, उत्तर दिशा हो गई। फिर क्या करिए, इसके बाद वो बाएं मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है। कह रही कि फिर वो बाएं अभी मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है और 24 मीटर दौड़ रही है। तो बाएं ये उत्तर दिशा में, उसका बाएं आपका बाएं, उसका दाएं आपका बाएं। तो जब बाएं मुड़ने के लिए कह रहे तो आप भी अपने बाएं मुड़ेंगे और 24 मीटर कितना हो जाएगा। देखिए आपने 18 ये चला, फिर आप 24 चलेंगे तो ये 40 ऑलरेडी आपने चल रखा है, तो 18 और 24 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 42, यानी 40 से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तो मैं चलिए इतना मान लेता हूँ, दोनों का अगर जोड़ेंगे, ये पूरी लेंथ न जोड़ेंगे, 18 तो ऑलरेडी चल चुके हैं, फिर 18 के सीधी से तो चलना इधर, तो ये आपको पूरी जोड़नी पड़ेगी। 18 फिर कह रहे हैं कि आप 24 चलना है, क्या बाएं मुड़ करके 24 से जा रही है, 24 मीटर। तो इस सारी दूरियों को हमें जोड़ करके देखना है कि ये 40 से कम हो रही है कि ज़्यादा, वरना ऐसा ना हो कि आप यहीं पर रुक जाएं 24 चल करके, आपका आंसर गलत हो जाए, वहाँ पे दिशा निकालने में दिक्कत हो जाएगी, तुरंत दिक्कत होगी। तो इन सारी चीज़ों पर दोस्तों ध्यान देना है, ठीक है। अब आपने 24 चल दिया इतना, और आगे क्या करें, और अंत में दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। क्या करी, अंत में दाएं। अब यहाँ पर पहुँच गई तो ये डायरेक्शन पश्चिम की तरफ था, पश्चिम की ओर पहुँच करके कह रही है किधर मुड़ रही है आपका, देखिए तो कहाँ गया, कह रहा और अंत में दाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ रही है। तो यहाँ पर अगर दाएं मुड़ेगी तो ऊपर न जाएगी कि नीचे आएगी, पहले मुझको ये बताइए। क्या करिए, अंत में दाएं मुड़ती है तो दोस्तों दाएं मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। कितने बच्चे सोचेंगे कि दाएं नीचे, नहीं, ये पश्चिम दिशा की तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ हम जाएंगे तो दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, न कि नीचे आएंगे। दाएं मुड़ेंगे तो क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, न तो नीचे जाएंगे। तो क्या करिए कि ये 12 मीटर दौड़ेगी तो ये थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर आएगी, ये आपका इस बिंदु से, क्योंकि आपने 10 यहाँ पर चला और आप 12 चलेंगे तो ये पूरी लेंथ इधर की, आपने इधर की देखिए 20 ले रखी है, यहाँ पर 20 है आपकी, तो उस हिसाब से ये आपने 10 चल रखा है, फिर 12 चलेंगे तो ये क्रॉस कर जाएंगे ये वाला पॉइंट, और क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब कह रहे हैं अंत में वो दाएं मुड़ते 12, कह रहे अब रीवा की के सामने कौन सी दिशा है, तो ऊपर वाली दिशा यानी उत्तर दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहे सभी मोड़ 90 डिग्री का नहीं कहता, तब भी हम 90 ही डिग्री, क्योंकि एक दिशा से दूसरी दिशा जब मुड़ते हैं तो 90 डिग्री मुड़ते हैं, न कि आप किसी मतलब किसी और। जब तक वो कहेगा नहीं कि 45 डिग्री मुड़िए, 180 डिग्री मुड़े, नहीं मुड़ेंगे, 90 ही डिग्री मुड़ करके आपको चलना है। क्लियर होगी बात। तो ऑप्शन कौन सा है, देखिए उत्तर वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कह रहा रोहन सुमित का भाई है। क्या कह रहे, देखिए इसमें हम कड़िया जोड़ते जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, कड़िया जोड़ते जाएंगे। क्या कह रहा है कि रोहन, देखिए क्या कह रहा है, रोहन जो है, रोहन किसका भाई कह रहा है,
सुमित का। सुमित का भाई कह रहा है, सुमित का भाई हम बना देंगे। किसका भाई दोस्तों? सुमित का। देखिए कड़ियाँ कैसे जोड़ते उस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे भाई हमने दिखा दिया क्या, रोहन सुमित का भाई है। आगे कह रहा है सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, शादी हुई नहीं है। सुमित अभी सिर्फ सुजाता से शादी करना चाहता है, तो इस चीज़ पे दिमाग दौड़ाइएगा। सुजाता किससे शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे इसको देखिए कि सुमित सुजाता का बॉयफ्रेंड होगा, बीएफ मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हैं। पति तो मान नहीं सकते क्योंकि अभी शादी करना चाहता है, शादी हुई नहीं है, तो मैं बॉयफ्रेंड मान करके चलता हूँ, ठीक है, कुछ अपने दिमाग से भी करना है आपको। आगे कह रहा है सुजाता हरिचंद की बेटी है, और ये सुजाता जो है किसकी बेटी है? हरिचंद की। इसकी बेटी है दोस्तों हरिचंद की, तो ये बेटी बना देंगे और दिखा देंगे कि हरिचंद की बेटी है। आगे कह रहा है रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। अब रोहन सुनीता को, रोहन यहाँ पर स्टार्टिंग में है और ये सुनीता को तलाक देना चाहता है, तो सुनीता इसकी क्या होगी कि तलाक देना चाहता है? आप कहेंगे कि ये इसकी पत्नी होगी, सुनीता क्या होगी? रोहन की पत्नी होगी, तभी तो इसको तलाक देना चाहता है। अभी तलाक दिया नहीं है, तलाक दे देता तो उस कंडीशन में हम पत्नी नहीं लिखते बल्कि एक्स वाइफ लिखते, एक्स पत्नी लिखते, ठीक है। तो तलाक नहीं दिया तो पत्नी ही सिर्फ दिखा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, सुजाता और सुनीता बहनें हैं। सुजाता और सुनीता इन दोनों की बात कर रहा है, ये दोनों क्या है? बहनें हैं, आपस में क्या है? दोनों बहनें हैं। सुजाता सुनीता दोनों लेडीज है तो बहनें ही होंगी। आगे क्या, हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है? अब क्वेश्चन क्या बना है उस पर ध्यान दीजिए, हरिचंद्र का इस रोहन से क्या संबंध है? अब मुझको बताइए, सुजाता किसकी बेटी है? हरिचंद्र की। सुजाता किसकी बहन है? सुनीता की। तो सुनीता क्या हरिचंद्र की ये भी बेटी हुई कि नहीं? जब सुजाता और सुनीता दोनों बहनें हैं तो दोनों हरिचंद्र की बेटी होंगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इतना करने के बाद आपको कैरेक्टर में घुस जाना है। रोहन के मेन कैरेक्टर जो रहेगा उसमें घुस जाइए जिसमें आपको आसानी लगे। रोहन में हम घुस गए। अब आप मुझको ये बताइए कि अगर आपके पास कोई पत्नी है तो आप उसके पिता को क्या कहेंगे? हरिचंद्र सुनीता का पिता होगा क्योंकि ये बेटी है, तो आप कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी के पिता को ससुर कहूँगा, और क्या कहूँगा? जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही ना कहे। हरिचंद्र रोहन का क्या लगेगा? तो ससुर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कह रहा है 7 7 7 = 14 कैसे होगा बताइए, और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन को। यहाँ पर दोस्तों 7 7 7 4 बार लिख करके 14 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन क्या करें? एक एक अंक पे चिन्हों को बदल देना। जैसे 7 लिखे ना, हम क्या करेंगे? प्लस का यूज़ कर लेंगे। फिर 7 लिखे ना, फिर हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे पहला तो गुणे का यूज़ है, गुणे का यूज़ है, दूसरे में प्लस का यूज़ है। फिर 7 लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट में तीसरा भाग का है 7। अब देखिए तो बोर्ड मास रूल लगा करके तो 7 से 7 में भाग देंगे, आप कहेंगे 1 होगा, और यहाँ पे 7 7 49 1 50 आ जाएगा, जो कि गलत है, हमें लाना है 14। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 7 लिखेंगे और इस भाग का यूज़ कर लेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर प्लस इस वाले ऑप्शन का, दूसरे ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ, फिर 7 लिखेंगे, फिर गुणे का यूज़ कर लेंगे, फिर 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 करने 7 1 हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ पर भी 50, ये भी गलत। अब यहाँ पर देख लेते हैं सी वाले को। सी वाले को देखेंगे, 7 लिखेंगे, पहले माइनस करेंगे, 7 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर 7 से भाग देंगे 1 होगा, और 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 होगा, 7 7 0 आ जाएगा। यानी कि इसमें 50 आया, इसमें 50 आया, इसमें 0 आया। तो हर हाल में हमें आगे अब चेक नहीं करना है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा, 14 हर हाल में एकदम कन्फर्म आएगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन आपका गलत आया तो चौथे में हर हाल में 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कह रहे छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता। देखिए 3 ठो नाम है, कह रहा है कि इनका बेस्ट वेन डायग्राम कौन सा होगा। चूंकि आपको अगर छात्र के बारे में तो पता है, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता के बारे में पता होगा, तब तो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। तो फिर इंटर्न होता क्या? इंटर्न उसको कहते हैं कि जो बच्चे, जो छात्र जो है, या कोई भी छात्र नहीं, कोई भी, किसी की भी मैं बात कर सकता हूँ, सभी छात्र नहीं, बल्कि कोई बंदा ही क्यों ना हो जो छात्र ना हो, पढ़ चुका हो, मतलब पढ़ाई की हालत में न गया हो, फ्रेशर के रूप में अगर कहीं काम करता है, किसी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, या कहीं कहीं मानदेय के रूप में सरकारी वाले विभाग में भी काम करते हैं, जिनकी जो है कोई फिक्स नहीं होती है, जो सैलरी होती है कोई फिक्स नहीं होती, मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, पार्ट टाइम जॉब भी एक तरीके से कह सकते हैं, वो होता है इंटर्न। अब यहाँ पर अनुसंधानकर्ता तो खोज करता, आप जानते हैं अनुसंधानकर्ता में क्या बताना है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जो खोज करते हैं, खोज छानबीन करते हैं, वही अनुसंधानकर्ता होते हैं। अब बताइए, ये जो छात्र होते हैं वो क्या इंटर्न होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। क्या कुछ छात्र अनुसंधान? बिल्कुल होते हैं अनुसंधान, कुछ होते हैं, सभी नहीं होते, ना सभी इंटर्न होते हैं, ना सभी अनुसंधान, कुछ होते हैं। तो ये क्या कुछ इंटर्न अनुसंधानकर्ता भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो, तो हो सकता है कि छानबीन वाला ही पार्ट टाइम जॉब होगा, खोजबीन करने वाला ही पार्ट टाइम जॉब हो। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये तीनों सर्किल, जो छात्र वाला, स्टूडेंट वाला, इंटर्न वाला और अनुसंधानकर्ता वाला, ये तीनों सर्किल आपस में परस्पर थोड़े थोड़े रिलेशन बनाए हुए हैं, यानी कुछ कुछ एक दूसरे से मिल रहे हैं, पूरे नहीं मिल रहे हैं, कुछ कुछ मिल रहे हैं। यानी जब कुछ कुछ तीनों परस्पर आपस में मिलेंगे तो हमेशा इस
तरीके से तीनों का सर्किल बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। क्लियर हो गया? जब तीनों एक दूसरे से जुड़े होंगे तो ऐसे ही कुछ कुछ, पूरा नहीं, कुछ कुछ जुड़े होंगे तो हमेशा ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड है ये भी। इसमें क्या करा, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर। विभिन्न भागों में दी गई संख्या इकाइयों की संख्या को दर्शाती है, यानी कि यहाँ पर क्या है, संख्या इकाइयों को दर्शा रहा है। विभिन्न भाग में काम करने वाले हैं, यानी कि जो यहाँ पर सोफा लिखा हुआ है, बेड लिखा हुआ है, का ये क्या लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है, और ये मैट्स लिखा हुआ है। तो कितनी मैट्स है, कितने सोफा है, कितने बेड है, उन्हीं संख्याओं को ये दर्शा रही है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है ऐसे कितने सोफे हैं, ऐसे कितने सोफे। तो तुरंत सोफे वाले हिस्से पर जाइए। सोफा कौन सा है, ये आपका देखिए सोफा है। कह रहा है ऐसे कितने सोफे हैं या तो पलंग है, यानी या तो बेड्स हैं, बेड्स कौन है, ये वाला हिस्सा है, या तो बेड्स हैं, या तो मैट्स चटाई हैं, लेकिन दोनों नहीं है यहाँ पर। या तो ये सर्किल वाला हिस्सा, ये तो आयत वाला, ये मैट्स और ये बेड्स है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़, इसको क्या है, ये कोर्स को नहीं कहा है, तो कोर्स वाले हिस्से को तो हमें खत्म कर देना, उसका जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसको नंबर को ख़त्म कीजिए। जिसका नाम न ले कि ये नहीं है, या जिसका नाम ऐसे ले कि उसका नाम ही न ले, तो उसको हमें ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि या तो पलंग है या तो चटाई है, कौन, सोफा। उस सोफे को हमें ढूंढना है जो कि या तो पलंग हो या तो चटाई है। तो पहले तो हम ये ढूंढते हैं कि या ऐसा सोफा जो या तो बेड है, सिर्फ बेड है। तो ऐसा सोफा से जो बेड के साथ रिलेट किया हुआ, जुड़ा हुआ, वो कौन सा फिगर है। तो आप कहेंगे कि मान लीजिए कि ये एक फिगर, एक ये फिगर, ये दोनों जो जुड़े हैं, तो इसमें 14 ऐसा हिस्सा है जो बेड और सोफा से जुड़ा हुआ। आप कहेंगे यहाँ पे 10 भी तो दिख रहा है। नहीं दोस्तों, 10 जानते हो वो सर्किल में भी आ जा रहा है, और ये पहले ही सचेत कर दिया कि लेकिन दोनों नहीं है, यानी कि ऐसा हिस्सा हमें नहीं ढूंढना है जिसमें बेड और मैट्स दोनों इन्वॉल्व हो, हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें सोफा और बेड हो। तो आप कहेंगे कि वो 14 है। फिर कह रहा है कि ऐसा हिस्सा जो, ऐसा सोफा जो सिर्फ चटाई हो, सिर्फ चटाई वाला हिस्सा। तो आपको ऐसे सर्किल वाले को देखेंगे, सर्किल और इस आयत को, तो आप कहेंगे उसमें 3 है। तो आप कहेंगे फिर इसमें भी 10 आ रहा है, तो वही तो हमें नहीं लेना है। 10 वाला हिस्सा ऐसा है जो बेड, बेड और सोफा तीनों में जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि ऐसा सोफा ढूंढना है जो बेड और चटाई नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। हाँ, अलग से बेड हो, अलग से चटाई हो, ऐसा हमें सोफा ढूंढना है। तो हमें उन्हीं हिस्से को सिर्फ ढूंढना था, जो कि 14 और 3 है, और इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, 17 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इज द राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग ध्यान देना है दोस्तों, वरना तुरंत गलत हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, होता है तो बहुत आसान, इसमें कुछ दम नहीं होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए सेकेंडों में। कह रहा नीले, हरे, नारंगी, लाल और भूरे रंग के 5 ट्रक ABCDE हैं। क्या कह रहे हैं, 5 ट्रक हैं ABCDE, इस तरीके से इनका रंग दिया हुआ। देखते हैं रंग का कोई मतलब है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन उनका इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है, मतलब ABCD जैसे सीरियल क्रम में क्वेश्चन में दे दिया है, करे जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, उनका क्रम बदल भी सकता है, जो कि क्वेश्चन में नीचे कहेगा उस हिसाब से सेट करना है। आगे कह रहा है वो 5 अलग अलग राजमार्ग अर्थात H1 H2 H3 H5 पर चल रहे हैं, यानी कि वो 5 ट्रक हैं, 5 राजमार्ग, हाईवे 1, हाईवे 2, हाईवे 3, हाईवे 4, हाईवे 5 पर चल रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि लेकिन इसी क्रम में हो जरूरी नहीं है। लेकिन कह रहा है कि ये जो हाईवे है जरूरी नहीं कि ए H1 पर चल रहा हो, B H2 पर चल रहा, तब तो क्वेश्चन में कुछ रहेगा ही नहीं। जब ऐसा हो जाएगा तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं उसका हो जाएगा। ऐसे सीरियल क्रम में दिया, सीरियल क्रम में नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन में बार बार कह रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, उनका क्रम क्या होगा आगे भी पता चल जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, ए जो है H4 पर है, आगे कह दिया कि ए जो है H4 पर चल रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है और नीले या भूरे रंग का नहीं है। ए कह रहा है नीले भूरे रंग का नहीं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए तो क्या कह रहा है, बी हरे रंग का है और H3 H5 पर नहीं चल रहा है। सी नीले रंग का है और H1 पर नहीं चल रहा है। डी H1 पर चल रहा है और नारंगी या भूरे रंग का नहीं है। ई H5 H2 पर नहीं चल रहा है। ई किस राजमार्ग पर चल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ई किस राजमार्ग पर चल रहा है, यानी हमें कलर से कोई मतलब ही नहीं रखना है। यहाँ पे टाइम आपकी बची, मैं इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, फिर इसमें कलर भी दिया था, फिर इस पे ये भी दे रहा था इस कलर का ट्रक है और इस हाईवे पर चल रहा है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती। तो हमें कलर देखना ही नहीं, किस कलर का कौन है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। हमें सिर्फ अब ये देखना है कि कौन किस राजमार्ग पे चल रहा है, यानी कौन किस हाईवे पे चल रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो पहले ही कह दिया कि ए H4 पे चल रहा है, और साथ साथ यहाँ पर देखिए डी कह रहा है कि H1 पर चल रहा है। डी क्या चल रहा है, H1 पर चल रहा है, लेकिन ई पूछ रहा है किस पे चल रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे थोड़ा सा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से कह रहा है ए H4 पर चल रहा है और नीले या भूरे रंग का नहीं है। आगे कह रहा है बी हरे रंग का, रंग पे मत ध्यान दीजिए, और H3 या H5 पर नहीं चल रहा है। क्या कह रहा है कि बी जो है, बी किस पे नहीं चल रहा है, H3 और H5 पे नहीं चल रहा है।
H3H5 पे नहीं चला, यानी कि C और D ऐसे होंगे जो इन H3H5 पे चल रहे होंगे। इतना तो क्लियर, क्योंकि D और A की तो हमने रख दिया मान, क्या है H1 और H4। तो यानी यहाँ से हमें ये हिंट मिला कि C और E इन्हीं दोनों में से किसी पे H3H5 पे चल रहे होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा C नीले रंग का है लेकिन H1 पर नहीं चल रहा है। अब C H1 पर नहीं चल रहा है तो D H1 पर चल रहा है, तो वो दिखा दिया, तो C अभी कन्फर्म नहीं हो पाया। आगे कह रहा है कि D जो है H1 पर चल रहा है और नारंगी भूरे रंग का नहीं है। आगे कह रहा है कि E जो है H5 या H2 पर नहीं चल रहा है। ई को कह रहा है, ई को कि H5 और H2 पर नहीं चल रहा है। यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए आप ध्यान दीजिए। बी को कह रहा है H3H5 पर नहीं चल रहा है। अब इसमें से बचा कौन है, और कह रहा है कि ई को H5 H2 पर नहीं चल रहा है, और सी को भी कुछ कह रहा है, सी कह रहा है H1 पर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए हिंट ये निकालेंगे कि जो H2 है उसी को हम बी पे चलाएंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं सी को चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चूंकि H3H5 में से बी में किसी को हम नहीं चूज कर सकते, तो हर हाल में H2 पर ही तो वो चल रहा होगा। जब H3 पे नहीं चल रहा है, H5 पे नहीं चल रहा है और तीन ही हाईवे बचे हुए हैं, H2 बचा हुआ है, H3H5 बचा हुआ है, तो H3H5 पे जब बी नहीं चल रहा है तो H2 पर ही नहीं चलेगा। यही तो तीन तो हाईवे बचे हैं, बाकी H1 H4 तो ऑलरेडी ए और डी ने बुक कर रखा है। क्लियर हो गई बात, H2 को पता चल गया। अब चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है ई जो है H5 H2 पे जब नहीं चल रहा है तो हर हाल में H3 पे चलेगा। हर हाल में H3 पर चलेगा कि नहीं चलेगा, कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। और आपका ऐसे ही पता चल गया कि CH5 पे चलेगा, एक ही बचा हुआ है। तो ई के बारे में पूछ रहा किस हाईवे पे चल रहा था, तो आप कहेंगे कि H3 पे चल रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा समझाने में, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगी, वरना दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।